हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉ वैकेंसी। और आज की इस वीडियो में हम फिर से हाजिर हैं एक नई नोटिफिकेशन के साथ, जो कि ईपीएफओ यानी कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा निकाला गया है। ईपीएफओ ने इम्पेनलमेंट की वैकेंसीज निकाली है फॉर एडवोकेट्स फॉर ब्लॉक ईयर 2025 टू 2028। सो आज की वीडियो में हम इसी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा रिमाइंडर आपको ये दे देना चाहती हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और साथ ही में लीगल फील्ड से किसी भी तरीके से जुड़े हुए हैं, चाहे आप एक लॉ ग्रेजुएट हो, आप एक जुडिशियल एस्पिरेंट हो, या फिर आप एक एडवोकेट हो, तो ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज आती हैं, चाहे वो किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की हो, या फिर किसी एम्पैनलमेंट की वैकेंसी हो, जुडिशरी की वैकेंसी हो, किसी स्टेट की वैकेंसी हो, या फिर किसी सेंट्रल की वैकेंसी हो, उन सबकी जानकारी हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर दी जाती है। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो आइए देखते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या दे रखा है। तो ये एम्पैनलमेंट की वैकेंसी है फॉर ब्लॉक ईयर 2025 टू 2028। तो सबसे पहले हम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जानेंगे। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट नहीं डिफाइन करी गई है कि इसमें कितनी नंबर ऑफ पोस्ट हैं, वो तो ईपीएफओ के हाथ में है कि उनको कितनी रिक्रूटमेंट करनी है। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एम्पैनलमेंट अगर हम बात करें, तो इसमें जो भी पर्सन अप्लाई करेंगे, सबसे पहले उनके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि आप लॉ ग्रेजुएट होने चाहिए, वेदर इट इज ऑफ बीए, एलएलबी और एलएलबी। फिर आपके पास इन्होंने सेकंड जो शर्त रखी है वो ये रखी है कि आप एक रजिस्टर्ड एडवोकेट होने चाहिए फ्रॉम बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ। फिर जो तीसरी इन्होंने क्वालिफिकेशन रखी है, उसमें इन्होंने ये बताया है कि आपके पास मिनिमम प्रोफेशनल कोर्ट में प्रैक्टिस करने का 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि हाई कोर्ट और एनी अदर कोर्ट या प्रोफेशनल कोर्ट में आपके पास प्रैक्टिस करने का 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर आप एनसीएलएटी यानी कि नेशनल कंपनी लॉ अपेलेट ट्राइब्यूनल या फिर एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के साथ आपने काम किया है, तो आपके पास मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। फिर इसमें इन्होंने एक पर्सन को छूट दे रखी है कि उसको ये एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, उसको इन रिक्वायरमेंट को फुल नहीं करना है, तो वो है सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। अगर वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है, तो वो उसको इन सारे एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। उसके पास बीए एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए, और बाकी वो कमिश्नर है, अपनी पोस्ट पे है, तो उसका वही एक्सपीरियंस इसमें डिजायरेबल है। फिर आगे इन्होंने टेन्योर की बात करी है, तो कि इसमें जो पैनल का टेन्योर रहेगा वो कब तक रहेगा, तो ये 25 से 2028 का इन्होंने ऊपर मेंशन कर दिया है। तो जो ये टेन्योर रहेगा, ये 3 साल का आपका टेन्योर रहने वाला है। और ये जो आपका टेन्योर है, कि अगर मतलब कोई भी रीजन मिलता है ईपीएफओ को, तो ये आपके टेन्योर को, यानी कि आपका जो एम्पैनलमेंट है, उसे डिसॉल्व भी कर सकते हैं। और ये है कि इसमें अगर नया पैनल बनता है, और पुराना पैनल अब भी है और नया पैनल बनता है, तो इससे ये नहीं होगा कि पुराने पैनल पे कोई असर पड़ेगा। आपका नया जो पैनल है वो अपनी जगह काम करेगा, लेकिन आपके पुराने पैनल को डिसकंटिन्यू नहीं किया जाएगा। तो ये इन्होंने टेन्योर मतलब अपने एम्पैनलमेंट के बारे में जानकारी दी थी कि टेन्योर क्या रहने वाला है और उसके साथ और भी क्या शर्तें रहेंगी। फिर आता है पेमेंट ऑफ फी एंड अदर कंडीशन। तो इसमें आपकी ये सैलरी की बात कर रहे हैं, तो जो भी पेमेंट आपको दी जाएगी, आपकी सैलरी दी जाएगी, वो आपको ईपीएफओ डिसाइड करेगा टाइम टू टाइम। और उसमें ये आपको कम ज्यादा, यानी कि किसी को ज्यादा किसी को कम भी दे सकते हैं, इसमें कोई फिक्स सैलरी नहीं है। तो इसमें इन्होंने कुछ भी चीज क्लियर नहीं कर रखी है, बस इतना क्लियर कर रखा है कि सैलरी इनकी ही डिस्क्रिप्शन पे दी जाएगी। फिर आगे इन्होंने जनरल प्रोसीजर बात करी कि आपको एम्पेनलमेंट में एनरोल्ड कैसे होना है। तो इसमें इन्होंने ये बताया है कि जो भी एडवोकेट इसमें अप्लाई करेंगे, वो इन्हीं का जो फॉर्मेट दिया हुआ है, मैं आगे अभी आपको शेयर करूंगी कि किस तरीके से आपको इसमें अप्लाई करना है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करना है। फिर उसके बाद ये है कि जो इनके पास एम्पेनलमेंट की जो भी एप्लीकेशंस पहुंचेंगी, उसके अकॉर्डिंग ये कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करेंगे, शॉर्ट लिस्ट करेंगे। और इन्होंने इसमें साफ साफ मेंशन कर दिया है कि ये जो सारा डिसीजन है, ये मतलब कि शॉर्ट लिस्ट करने का, वो सारा ईपीएफओ के हाथ में है। आप अगर क्वालिफिकेशन सेटिस्फाई कर भी रहे हैं, तो भी आपको ईपीएफओ ही सेलेक्ट करेगा कि कौन से कैंडिडेट को आना है और कौन से कैंडिडेट को नहीं आना है। फिर उसके बाद ये जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे, उनकी जो लिस्ट होगी, वो आपको इनकी वेबसाइट पे मिल जाएगी, और सारी चीजें आपको इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल मिल जाएंगी।
और उसके बाद जैसे ही आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे तो आपको ये लोग एक इंटरेक्शन के लिए बुलाएंगे। इंटरेक्शन इन्होंने इंटरव्यू मेंशन नहीं कर रखा है, आपको इंटरेक्शन के लिए बुलाएंगे और आपको जो आपका डेट है, टाइम है, वेन्यू है, मोड ऑफ इंटरेक्शन है, कैसे होगा वो आपको सारा आपके ईमेल से पता चल जाएगा या फिर आपको लेटर सेंड कर दिया जाएगा। तो ये थी इनके सिलेक्शन क्राइटेरिया से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन। फिर इसमें इन्होंने बताया कि डॉक्यूमेंट्स कौन से सबमिट करने हैं, तो आपको कॉपी ऑफ लॉ डिग्री, अदर क्वालिफिकेशंस, फिर कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, फिर कॉपी ऑफ आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय बार एसोसिएशन, कॉपी ऑफ आईडी प्रूफ, कॉपीज ऑफ 10 जजमेंट वेयर एडवोकेट हैज अपीयर्ड एज प्लीडर, यानी कि आप एक प्लीडर बनके जिस भी जजमेंट में आए हैं तो ऐसे आपको 10 जजमेंट इनको कॉपी कर मतलब उसकी कॉपीज आपको भेजनी है। फिर एम्पेनलमेंट लेटर जो होगा, जो आपको मतलब आपके जो फेवर में इशू किया गया है, मतलब अगर आपके पास एम्पेनलमेंट का जो भी है एक्सपीरियंस है, फिर आपकी जो प्रोफाइल होनी चाहिए, बैकग्राउंड होना चाहिए, एजुकेशन और जो भी है, मतलब एजुकेशन, एक्सपीरियंस और जिस भी नेचर के केसेस आपने डील किए हैं उसके बारे में आपको बताना है। फिर 2 रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स होनी चाहिए और कॉपी ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स होनी चाहिए, यानी कि 2 फाइनेंशियल ईयर्स के आपके इनकम टैक्स रिटर्न्स होने चाहिए। तो ये कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स इन्होंने इसमें बताए हैं। फिर उसके बाद इन्होंने बताया कि ड्यूटीज ऑफ एम्पेनलमेंट एडवोकेट्स की क्या होने वाली हैं, तो ये मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगी, जब आप पीडीएफ को डिटेल में देखेंगे तब आप इस चीज को पढ़ लीजिएगा। फिर इन्होंने बताया है कि राइट टू प्राइवेट प्रैक्टिस एंड रेस्ट्रिक्शंस इसमें ये हैं कि जो भी पर्सन एज एन एडवोकेट काम करना चाहता है एज वेल एज एम्पेनलमेंट में भी काम कर रहा है, वो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस जारी रख सकता है। हाँ, तो आपको इन जो भी ईपीएफओ है, अगर आप इनके साथ काम कर रहे हो तो आपको आप एडवोकेट की तरह भी काम कर सकते हो। लेकिन हाँ, ये है कि आप अपनी ड्यूटीज डिस्चार्ज जब कर रहे होगे ईपीएफओ के साथ तो आपको उसमें कोई भी केयरलेसनेस नहीं बरतनी है और आपको ईपीएफओ के खिलाफ कोई भी बात नहीं सुननी या फिर उसके खिलाफ आप कोई केस नहीं कर सकते हैं या नहीं लड़ सकते हैं। तो इन्होंने ये टर्म्स एंड कंडीशंस रखी हैं कि अगर आप एज एन एडवोकेट अप्लाई करना चाहते हो, प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो आप इसमें इसके साथ साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हो, साथ में एम्पेनलमेंट में भी एनरोल हो सकते हो। तो ये इन्होंने कंडीशन रखी। फिर ये है कि कैंसिलेशन ऑफ एम्पेनलमेंट की बात करूं कि कैंसिलेशन कैसे होगा एम्पेनलमेंट में आपका, तो ये इन्होंने कुछ ग्राउंड्स दे रखे हैं कि कैसे कैसे आपका कैंसिलेशन हो सकता है। आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें आपको कैसे, अगर कुछ पाया जाता है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, या एम्पेनलमेंट्स में आपको कुछ गलत करते हुए पाया जाता है या कोई रूल रेगुलेशंस ब्रेक करते हुए पाया जाता है तो उसमें आपको बाहर कर दिया जाएगा। फिर इसमें रिलैक्सेशन मैं बता ही चुकी हूँ, सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर को इसमें रिलैक्सेशन मिला है सारे एक्सपीरियंस से, क्योंकि वो ऑब्वियसली अपने आप में एक कमिश्नर है तो उसका वही एक्सपीरियंस मान्य होगा। तो ये इसमें इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट दे रखा है और आप इसे देख के समझ ही गए होंगे कि इनका एप्लीकेशन मोड क्या रहने वाला है। इनका एप्लीकेशन फॉर्म जो मोड रहेगा वो रहेगा ऑफलाइन, यानी कि आपको ये जो कंसर्न्ड एड्रेस है आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को निकलवाना है, उसमें अपनी डिटेल्स को फिल करना है, साथ ही में जो इन्होंने डॉक्यूमेंट्स बताए उसको, उन सारी चीज़ों को, उस कॉपी को आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करना है डिमांड। और इसमें आपको सीधा ये जो इनकी जो एड्रेस दे रखा है, रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर फर्स्ट ईपीएफओ जोनल ऑफिस नॉर्थ ईस्ट जोन भविष्य निधि भवन जीएस रोड भानगढ़ गुवाहाटी असम, इस जगह पर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म मतलब पोस्ट कर देना है, यानी कि ऑफलाइन मोड में आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना है। और अगर इसमें कोई भी फीस होती है तो वो आपकी डिमांड ड्राफ्ट से बन के जाएगी। फिर इस चीज में जो अप्लाई करने की लास्ट डेट रहने वाली है वो 20/11/2024 यानी कि 20 नवंबर 2024 शाम 4 बजे तक रहने वाली है। और इन्होंने जो www.epfindia.government.in पर आपको जाकर अपना जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको मिल जाएगा। ये जो पीडीएफ है आपको वहां भी पढ़ने के लिए मिल जाएगी और साथ ही में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ये पीडीएफ पढ़ने को मिल जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एम्पेनलमेंट की वैकेंसी से रिलेटेड। और ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होती हैं उन सब की जानकारी डेली बेसिस पर पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।